क्या हो अगर आपके पास्ट यानी कि आपके अतीत में से कोई ऐसा व्यक्ति अचानक से एक दिन आपके सामने आकर खड़ा हो जाए जिसे आप फेस नहीं करना चाहते। उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को किस तरह संभालेंगे? यही है आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। और आज की कहानी आर के नारायण साहब की ऑल टाइम फेमस एंड ऑल टाइम ग्रेट मालगुडी डेज, जो कि कंपाइलेशन है 32 शॉर्ट स्टोरीज का, उनमें से एक कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से डिस्क्रिप्शन के साथ जो आर के नारायण साहब ने बहुत ही खूबसूरती से किया है उस एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी या ज्योतिष शास्त्री, जो कि एक मार्केट में बैठा करता था और क्या क्या सामान उसके पास रहा करता था। तो दुकान के नाम पर उस एस्ट्रोलॉजर या उस ज्योतिषी के पास ज्यादा कुछ था नहीं। उसके पास अपनी एक चादर जिस पे वो बैठा करते थे, साथ में कुछ शंख, कुछ सीपियां, कुछ चमकीले पत्थर, एक छोटी सी नोटबुक और अपना ज्योतिष विद्या वाला चार्ट वो लेकर वो बैठा करते थे। लेकिन हाँ, उनका जो लुक था वो एकदम ज्योतिषियों वाला, एकदम बाबाजी वाला लुक, जिसके अंदर उनके पास एक अच्छी खासी दाढ़ी थी, माथे पर बभूत, ऐश और सर पर एक साफा वो बांध कर रखते थे। और उन्हें देखकर लोग समझ जाया करते थे कि ये कोई तजुर्बेकार, कोई एक्सपीरियंस्ड ज्योतिषी हैं और हमें इनसे सलाह लेनी चाहिए। एक सलाह का मतलब एक सवाल के जवाब का वो 3 पैसा चार्ज करते थे। तो इस तरह से वो लोगों को उनका भविष्य, उनकी समस्याओं के समाधान बताया करते थे और इस तरह उनकी जीविका चला करती थी। अब उस मार्केट में उनके आसपास की जो दुकानें थी वो अलग अलग तरह की दुकानें थी। किसी की कपड़े की दुकान, किसी की दाल चावल राशन की दुकान, और कितने ही व्यापारी वहां से गुजरा करते थे जो अपनी चीजों को बेचते हुए निकला करते थे। तो एक छोटा सा मार्केट हम समझ सकते हैं किसी भी गांव या कस्बे का जहां की ये बात हो रही है। तो हमारे ज्योतिषी बाबा जी वो कई व्यापारियों को देखकर सोचा करते थे कि काश उनमें भी उस तरह चीजें बेचने की काबिलियत होती जैसी कि उनके पास है। लेकिन उन्हें इस बात का ज्यादा अफसोस हुआ नहीं करता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यही एक काम है जो मुझे जीवन में समझ में आया है, जिसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा समझा है और यही काम मैं कर सकता हूं। स्पेशली उस एक सिचुएशन के बाद जब एक रात अचानक वो अपने गांव से भाग गए थे, उसके बाद फिर यही एक काम था जो उन्होंने सीखा समझा और फिर यहां आकर, इस जगह आकर उसको प्रैक्टिस करने लगे। तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर वो थे नहीं, लेकिन हाँ, वो इंसान को देखकर उसके हाव भाव से पता लगा लेते थे कि इससे क्या तकलीफ होगी और इसे क्या कहना इसे पसंद आएगा। जैसे कि कुछ बड़े कॉमन सी चीजें थी उनके पास कहने के लिए। जैसे कोई भी इंसान, कोई निराश व्यक्ति उनके पास आए तो वो कहा करते थे कि मेहनत तो तुम बहुत करते हो लेकिन तुम्हें फल नहीं मिलते। या फिर एक और बात, जैसे तुम्हारी रिश्तेदारी में तुम्हारी किसी के साथ अनबन है, इसी वजह से तुम्हारे काम रुके हुए हैं। या फिर इंसान तुम बहुत नर्म हो अंदर से लेकिन बाहर से सख्त हो, जिसकी वजह से तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी चीजें आसपास जो हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं हो रही हैं। अब ये वो बातें हैं जो हमेशा से इंसानों पर एप्लीकेबल रही हैं और हमेशा तक एप्लीकेबल रहेंगी। हर किसी के, आप 10 में से 9 लोगों से कहेंगे कि तुम मेहनत करते हो और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलते, सब लोग हाँ में सर हिलाएंगे। आप कहेंगे कि रिश्तेदारी में आपकी किसी के साथ प्रॉब्लम है, सभी रिश्तेदारों के साथ आज तक किसी की नहीं बनी, तो वो भी बात सच हो जाती थी। फिर ये बात कि भाई तुम बाहर से सख्त हो लेकिन अंदर से एकदम बिल्कुल नारियल हो, फूल हो, ये बात फिर लोगों को अच्छी लगा करती थी कि हाँ वाकई में यार कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। और इन्हीं सब बातों से खुश होकर लोग आराम से उन्हें पर जवाब 3 पैसे जो वो चार्ज किया करते थे वो देकर चले जाते थे और आराम से उनकी जीविका चलती थी। अब जिस दिन की यहां बात हो रही है, इस कहानी में जिस दिन की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर दिन भी कुछ ऐसा ही दिन बीता। कुछ लोग आए, उन्होंने उनसे सलाह ली, सुझाव लिए, परामर्श किया
और फिर धीरे धीरे दिन ढलता गया। अब एक प्रॉब्लम थी इनके साथ कि इनके पास कोई प्रॉपर सेटअप तो था नहीं एक दुकान का कि भाई प्रॉपर लाइट हो, सेटअप हो। तो आसपास के लोगों की लाइट से ही वो काम चलाया करते थे। लेकिन जब ज्यादा शाम ढल जाया करती थी या रात जब शुरू हो जाया करती थी तो उन्हें अपना पूरा सामान पैकअप करके अपनी पोटली बांधकर निकलना पड़ता था। तो आज के इस दिन में फिर ऐसा ही कुछ हुआ कि शाम होने लगी, शाम ढलने लगी, अंधेरा जब बढ़ने लगा तो उन्हें लगा कि अब तो खैर मेरे पास कोई क्या ही आएगा। तो वो अपना सामान बांधने लगे, अपनी पोटली बांधना शुरू कर ही रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने बड़े रौब से उनसे पूछा, ज्योतिषी हो? इन्होंने नजरें उठाई और देखा, कहां? और एक चैलेंज जैसे इनको फील हुआ उसकी आवाज में। तो उसकी तरफ देखते ही, दो अंधेरा था, ज्यादा साफ ये देख नहीं पा रहे थे कि कौन खड़ा है सामने, लेकिन तुरंत उसे बताना शुरू कर दिया, इंसान तुम बाहर से सख्त हो लेकिन अंदर से। और इतने में ही सामने वाले इंसान ने इन्हें कहा, चुप, मुझे सब बकवास नहीं जाननी, मुझसे जो कहोगे सच कहोगे। और तुरंत अपनी जेब से एक आना निकालकर इनकी चादर पर रख दिया। एक आना माने 6.25 पैसे। अब आप समझ सकते हैं कि 3 पैसे यूजुअली चार्ज करते हैं एक जवाब का, और एकदम से एक इंसान ने 6.25 पैसे निकाल कर रख दिए। अब आने का हिसाब बहुत सिंपल है, 8 50 पैसे। 8 आने का कॉइन हमने अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो गूगल कर सकते हैं। तो 50 पैसे माने 8 आने, तो एक आना माने 50/8, दैट इज 6.25 पैसा। तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम डबल चार्ज जब उनको दिखा, लाइक डबल पेमेंट जब उनको दिखी, तो वो थोड़ा सा रुके और उन्हें समझ में आ गया कि इस व्यक्ति के पास पैसा है। तो इन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं तुम्हें एक एक बात सही बताऊंगा, लेकिन 5 रुपए लूंगा। अब 5 रुपए, गौर करने वाली बात है, ये कहानी है सन 1943 की। 1943 में ही मालगुडी डेज जो ये शॉर्ट स्टोरीज का कंपाइलेशन है पब्लिश हुआ था। उस वक्त में 5 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। आप सोचिए, 3 पैसे जो इंसान एक जवाब के चार्ज कर रहा हो तो उसकी क्या वैल्यू थी, और 5 रुपए तो फिर कितनी बड़ी रकम है उसके कंपैरिजन में। तो जो व्यक्ति सामने खड़ा होता है वो कहता है कि नहीं, 5 रुपए मैं नहीं दूंगा, हां मैं तुम्हें मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 8 आने दे सकता हूं, मतलब 50 पैसे। अब हमारे बाबा जी ज्योतिषी खुश हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, वापस अपना सामान जमाया। वो अपना सामान जमा ही रहे थे कि सामने वाला व्यक्ति उनके सामने बैठा और उसने अपनी एक बीड़ी निकाली और माचिस से जलाकर पीने लगा। कि अचानक से इन ज्योतिषी को कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कुछ तो गलत है, और वो अपना वापस सामान बांध के निकलने लगे कि नहीं, मैं इस सब चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। इतने में ही उस व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया कि देखो, अब चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। तुमने बात स्वीकार की है कि अगर तुमने सब कुछ सही सही बताया तो मैं तुम्हें 8 आने दूंगा, और नहीं, अगर चीजें गलत हुई तो तुम मुझे 1 रुपया दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान उठाकर भाग जाऊंगा। अब इनके पास ज्यादा कुछ चारा था नहीं, तो इन्होंने थोड़ी एक सांस भरी और कहा कि ठीक है, अगर तुम इसे चैलेंज ही बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, लेकिन 1 रुपया चार्ज करूंगा। अब आप सोचिए, 3 पैसे लेने वाला आदमी 1 रुपये की बात कर रहा था। खैर थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई और उसके बाद वो व्यक्ति मान गया कि ठीक है, अगर तुम मुझे सब कुछ सही सही बताओगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया अभी दूंगा। और बस बाबा जी ने एक गहरी सांस भरी और तुरंत उसे बताना शुरू किया, मुझे मालूम है तुम्हारे जीवन में एक औरत है और उस व्यक्ति ने तुरंत उन्हें फिर से रोक दिया कि नहीं, ये सब बकवास नहीं, मैं एक व्यक्ति की खोज में निकला हूं, मुझे उसके बारे में बताओ कि मुझे मिलेगा या नहीं। उन्होंने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारी इस व्यक्ति के साथ कुछ साल पहले अनबन हुई थी। वो कहता है, हां बिल्कुल। फिर ये कहते हैं कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे शरीर के ऊपरी भाग में एक
खंजर उतार दिया गया था। अब उस व्यक्ति की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं क्योंकि वाकई में उसके साथ ही हुआ था। वो अपने कुर्ते के बटन खोलता है और दिखाता है कि हां, उसकी छाती के बीचों बीच एक खंजर का निशान आज भी है। और फिर बाबा जी उससे कहते हैं कि और ये खंजर घोंपने के बाद तुम्हें किसी कुएं में फेंक दिया गया था। अब वो व्यक्ति एकदम मुरीद हो जाता है इनका कि यार आप, मतलब सही में मेरे साथ यही हुआ था। मुझे मेरे सीने में खंजर घोंपा गया था और मुझे फिर पास के कुएं में डालकर वो इंसान भाग गया था। और अगर आसपास के लोग नोटिस नहीं करते, मुझे नहीं देखते, तो मैं उसी रात मर गया था। तो बाबा जी समझ जाते हैं कि ये दुश्मनी का मामला है और ये उसी व्यक्ति को ढूंढने निकला है। तो वो झल्ला कर उनसे पूछता है कि आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि वो मुझे कहां मिलेगा, मैं उसे ही ढूंढने निकला हूं। तो बाबा जी कहते हैं कि दूसरी दुनिया में। वो पूछता है दूसरी दुनिया में? हां, दूसरी दुनिया में। वो मर चुका है। जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है कि मतलब जिसे ढूंढने में निकला हूं और जिसे मुझे अपने हाथों से मारना था, वो कैसे मर गया? तो बताते हैं कि हां, अभी 4 महीने पहले उसकी मृत्यु हुई है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो देखते हैं वो व्यक्ति, उसे गुस्सा आने लगता है, वो झल्लाने लगता है। तो तुरंत उसे रोककर कहते हैं कि गुरु नायक सुनो। और जैसे ही वो व्यक्ति अपना नाम सुनता है, गुरु नायक उसका नाम था, जैसे ही वो अपना नाम सुनता है, वो इनके चरण पकड़ लेता है कि आपको मेरा नाम भी पता है? तो बाबा जी कहते हैं देखो, मुझे बहुत कुछ पता है गुरु नायक, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मालूम है कि तुम्हारा घर यहां से उत्तर दिशा में कई कोस दूर है। तुम्हें यहां से वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। तो मेरी बात सुनो, समझो और गांठ बांध लो कि कभी भी अपना घर मत छोड़ना और कभी भी जीवन में दक्षिण की ओर यात्रा मत करना जैसे तुमने अब की है, और तुम 100 साल खुशी से खुशहाल जीवन जियोगे। वो व्यक्ति उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि देखिए, अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य था, उस व्यक्ति को खोजकर अपना बदला लेना। वो व्यक्ति नहीं रहा तो मैं भला क्यों घर से बाहर निकलूंगा? लेकिन फिर वो उनसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो तड़प के वो दर्दनाक मौत मरा हो। तो कहता है कि हां। बाबा जी कहते हैं कि हां, वो एक ट्रक के नीचे कुचल कर मारा गया। तो तुम्हारा बदला तुमसे ना सही पर विधाता के माध्यम से वो पूरा हो गया है। और अब तुम जाओ और हमेशा अपने घर में खुशहाल रहो। तो व्यक्ति बाबा जी के पैर छूता है, तय रकम उन्हें देता है और वहां से निकल जाता है। फिर अपना सामान, अपनी पोटली बांधकर वो करीबन आधी रात के आसपास अपने घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी और काफी गुस्से में थी कि तुम कहां रह गए थे आज और इतनी देर कहां लगी और क्या हुआ। तो बिना कुछ जवाब दिए बस अपनी जेब में से वो सारे सिक्के निकालते हैं और उसके हाथ पे रख देते हैं। और वो बहुत खुश हो जाती है कि इतने सारे पैसे कहां से आए। तो बताते हैं कि कोई मिला था, उसी को सलाह देने में, सुझाव देने में वक्त लग गया और उसने पैसे दिए हैं। तो वो पैसे गिनती हैं तो कहती हैं वाह, 12.5 आने। अब ये सुनकर वो थोड़े से हताश होते हैं क्योंकि बात 1 रुपए की माने 16 आने की हुई थी, लेकिन गुरु नायक 12.5 आने उन्हें देकर गया। लेकिन उनकी पत्नी बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि इतने दिनों से हमारी बच्ची कुछ मिठाई मांग रही थी, मीठा खाने की उसकी इच्छा थी, तो मैं कल कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, उसके लिए कपड़े खरीदूंगी, घर में ये लाऊंगी वो लाऊंगी, वो सब चलने लगता है। तो बाबा जी तसल्ली से बैठकर फिर खाना खाते हैं। उनकी पत्नी उनके साथ बैठी होती हैं और वो उनसे कहते हैं कि आज मेरे मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तो पूछती हैं कि बोझ मतलब? कि हां, बोझ। वो कहते हैं कि मुझे आज तक लगता था कि मैं एक हत्यारा हूं, और इस हत्या के भाव ने, इस फीलिंग ने मुझे इतने सालों तक कभी चैन से सोने नहीं दिया। उनकी पत्नी हैरान रह जाती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, हत्या? कि हां, हत्या। कि कई साल पहले जब मैं अपने गांव से भागा था, मैं एक हत्या करके भागा था। फिर यहां आया,
ज्योतिष शास्त्र सीखा, ये विद्या थोड़ी समझी, तुमसे शादी की, हमारी बच्ची हुई, ये सब उसी एक हादसे का परिणाम है कि मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ा। तो उनकी पत्नी पूछती है कि फिर अब आज क्या हुआ? वो कहते हैं कि आज मुझे तसल्ली हो गई कि वो हत्या नहीं थी, वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। गुरु नायक वही व्यक्ति था। तो उनकी पत्नी पूछती है कि ये हुआ कैसे, आपने किया कैसे? कि बस उन दिनों मैं जवान हुआ करता था, एक अल्हड़ नौजवान, और जवानी के जोश में, शराब के नशे में और जुए की लत की वजह से एक दिन जुआ खेलते खेलते मेरी गुरु नायक के साथ बहस हुई और मैंने आओ देखा ना ताव और एक खंजर उसके सीने में उतार दिया। और जब थोड़ा होश आया, मुझे समझ में आया मैंने क्या किया है, डर के मारे मैंने उसे कुएं में धकेला और हमेशा के लिए अपना गांव छोड़कर भाग आया। लेकिन हां, अब मैं जानता हूं कि गुरु नायक जिंदा है और अब खुश भी है। ये कहकर वो लेट जाते हैं और शायद कई सालों बाद वाकई में चैन की नींद सोने चले जाते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया कि कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ली गई है मालगुडी डेज से, जो कि कंपाइलेशन है 32 शॉर्ट स्टोरीज का, जिन्हें लिखा है आर के नारायण साहब ने। आर के नारायण साहब इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड रिस्पेक्टेड राइटर्स, वो लेखक जिन्होंने उस एरा में, उस सदी में इंग्लिश में कहानियां लिखी और उनकी लिखी कहानियां पूरी दुनिया तक पहुंची। देखिए, भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी इस धरती पर, हमारे देश में एक से एक बड़े हिंदी और उर्दू के लेखक उनसे पहले भी हुए। लेकिन आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव, ये तीन वो नाम हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के पायनियर्स हैं इंडिया में, जिन्होंने इंग्लिश में कहानियां लिखी, नॉवेल्स लिखी और फिर जो पूरी दुनिया में पहुंची। आर के नारायण साहब की कुछ फेमस नॉवेल्स जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, देवानंद साहब की बहुचर्चित, बहुप्रसिद्ध फिल्म, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म गाइड, आर के नारायण साहब की नॉवल थी। और मालगुडी डेज उन्हीं का कंपाइलेशन है जो 1943 में पब्लिश हुआ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मालगुडी नाम की कोई जगह एक्चुअल में है नहीं। मालगुडी आर के नारायण साहब की इमेजिनेशन है, और वो इतनी खूबसूरत इमेजिनेशन है और इतनी डिटेल्ड इमेजिनेशन है कि उस छोटे से मालगुडी नाम के टाउन की एक एक चीज, कहां कुछ पहाड़ियां हैं, कहां नदी है, कहां रेलवे ट्रैक है, कहां घर है, कहां मार्केट है, सब कुछ इतनी खूबसूरती से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उनकी कई नॉवेल्स वो मालगुडी में ही बेस्ड हैं। आर के नारायण साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट कि उन्होंने भारत की कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत की गलियों में सिर्फ मलेरिया और सांप नहीं है, यहां इंसान भी बसते हैं, इंसानों में किरदार भी बसते हैं और उन किरदारों में जीवन भी बसता है। तो उस जीवन को पूरी दुनिया के सामने रखने का काम आर के नारायण साहब ने किया। सन 2016 में जब मैसूर में, जहां उनका घर है, कुछ रियल एस्टेट बिल्डर्स उनके घर और आसपास की जमीन को खरीद कर वहां एक रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे, तो उस वक्त मैसूर के लोगों ने और मैसूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर उनके घर को और आसपास की जमीन को खरीदा, उनके घर को रिस्टोर किया और फिर वहीं आर के नारायण म्यूजियम बनाया। किसी भी लेखक या किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता कि उसके जाने के बाद भी लोग उसके लिए इतना कुछ करें। तो हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ मैसूर एंड हैट्स ऑफ टू आर के नारायण साहब फॉर लीविंग सच a rich legacy in literature and for taking India and its stories to the entire world. आशा करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर हां तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।